गर्मी में मूंग की खेती का वैज्ञानिक तरीका। 60 दिन में बम्पर उत्पादन। क्या आप जानते हैं कि रबी की फसल की कटाई और खरीफ की बुआई के बीच जो 60 से 65 दिन का जो समय होता है वो आप लोगों के लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। अक्सर किसान भाई जो रबी की कटाई के बाद खेत को खाली छोड़ देते हैं ये सोचकर कि गर्मी में क्या ही होगा, पर यही वो समय है जब एक समझदार किसान अपनी आय को दोगुना कर रहे होते हैं। मात्र 2 महीने की मेहनत, कम लागत और मुनाफा ऐसा कि जो मुख्य फसलों को भी टक्कर दे दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जायद में मूंग की खेती की, जिससे आपको मुनाफा तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ जो मूंग की फसल है वो आपके खेत के अंदर नाइट्रोजन को इतना भर देगी कि आगे आने वाली फसल में 10 से 15% तक का उत्पादन जो है बढ़ा देती है। आज का वीडियो आपके खेती के तरीके और मुनाफे दोनों को बदलने वाला है। तो गर्मी में मूंग की खेती की सफलता की कहानी खेत की तैयारी से ही शुरू हो जाती है। गेहूं या सरसों की कटाई के बाद खेत में नमी कम होती है और मिट्टी आपकी सख्त हो जाती है। उस टाइम पे रोटावेटर या डिस्क हैरो चलाने की बजाय अगर हम डीप प्लोइंग मतलब गहरी जुताई अगर हम खेत की कर लें, इसका एक वैज्ञानिक कारण ये भी है कि गहरी जुताई से आपकी मिट्टी के अंदर जो हानिकारक कीड़े हैं उनके अंडे, प्यूपा ऊपरी सतह पे आ जाते हैं और जो पिछली फसल के जो अवशेष हैं वो मिट्टी के अंदर दब के खाद बन जाते हैं। जो ऊपर अंडे या फिर प्यूपा आ गए हैं वो तेज धूप के कारण जो है आपके नष्ट हो जाएंगे और पिछली फसल के अवशेष जो है आपकी खाद बन जाएंगी। उसके बाद हमें पलेवा यानी सिंचाई करनी चाहिए। जो आपकी मूंग की फसल है उसकी जड़ें बहुत गहरी नहीं जाती हैं, पर उसको फैलाव के लिए नमी की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ जो आपका खेत जो है समतल होना चाहिए। तो उसके बाद 2 या 3 कल्टीवेटर या रोटावेटर चला के आपको खेत को एकदम से भुरभुरा कर देना है, जिसके अंदर पर्याप्त नमी हो बुआई के लिए और आपका खेत समतल होना चाहिए। अगर आपका खेत ऊंचा नीचा होगा तो कहीं पे पानी भरेगा, कहीं पे पानी नहीं भरेगा, कहीं पे आपका खेत सूखा रह जाएगा। तो जब फसल पकेगी तो वो किसी जगह पे आपकी पकी होगी, किसी जगह पे नहीं पकी होगी। तो एक समान आपका खेत एक टाइम पे पके, उसके लिए आपका खेत का समतल होना बहुत आवश्यक है। खेत की तैयारी के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय एक किसान को लेना होता है वो है बुआई का सही समय। अगर बुआई हमने फरवरी के महीने में कर दी, मतलब बहुत पहले हमने अगर बुआई कर दी, तो आपका जर्मिनेशन अफेक्ट होगा। और अगर हमने बुआई बहुत देर से कर दी, मतलब लेट अगर हमने सोइंग कर दी, तो उससे मानसून की बारिश से आपकी पकी हुई फसल खराब हो सकती है। तो सबसे उपयुक्त बुआई का जो समय है आपका जायद सीजन के लिए वो है 15 मार्च से 15 अप्रैल। अब इसके बाद हम जिस पहलू की बात करेंगे वो आपका जो मूंग की खेती है उसके उत्पादन का 50% भविष्य तय करेगा। यानी कि हम बात करेंगे उन्नत किस्म का चयन। अक्सर किसान भाई जो है वो मार्केट से खुला बीज ले आएंगे या पुरानी वैरायटी का जो बीज लेते हैं जो कि येलो मोजेक वायरस के प्रति ससेप्टिबल होता है या फिर आपका जो हीट स्ट्रेस है उसके प्रति ससेप्टिबल होता है। तो लास्ट में जब उत्पादन होता है वो लगभग ना के बराबर होता है। तो हमें ऐसी वैरायटी का चयन करना है जो कम समय में पके, जिसके दाने मोटे हों और जो रोगों के प्रति, मेनली रोग कौन सा आता है, येलो मोजेक वायरस, और अनियमित तापमान के प्रति सहनशील हो। बीज उपचार या सीड ट्रीटमेंट एक ऐसा कवच है जो नन्हे पौधों को 20 से 25 दिन तक उनको विभिन्न रोगों और कीट पतंगों से बचाता है। तो बीज उपचार का सबसे सही क्रम है FIR। F मतलब आपका फंजीसाइड, फफूंदनाशक,
इंसेक्टिसाइड, आई फॉर इंसेक्टिसाइड, और लास्ट में आता है आपका राइजोबियम। तो सबसे पहले हमें जो फफूंदनाशक दवाई से उपचार करना है यानी कि फंजीसाइड। तो फंजीसाइड आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि आपका कार्बेंडाजिम होगी 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से, या ट्राइकोडर्मा होगी 5 ग्राम पर केजी बीज के हिसाब से। फिर हम जो उपचार करेंगे इंसेक्टिसाइड का, जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड, और सबसे लास्ट में आता है आपका राइजोबियम कल्चर। अब सभी को पता है मूंग एक दलहनी फसल है, उसकी जड़ों में गांठें बनती हैं जो वातावरण से नाइट्रोजन को खींचती हैं। तो राइजोबियम कल्चर क्या करता है कि उसके अंदर जो जड़ें हैं, उन जड़ों में जो गांठें हैं, उन गांठों को बनाने में और उनको बढ़ाने में मदद करता है। तो सबसे लास्ट में हम राइजोबियम कल्चर का ट्रीटमेंट देंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले गुड़ का घोल बनाना है पानी में, फिर उसके अंदर राइजोबियम कल्चर आप मिला दें, उसको सुखा दें, ठंडा कर लें, और फिर उसके अंदर आपको बीज जो है मिक्स कर देना है। फिर वो अच्छे से आप छांव में सुखा दें और फिर आप उस बीज को सोइंग के लिए खेत में लगाएं। ये छोटी सी प्रक्रिया खाद के खर्च को कम करेगी और पैदावार को 10 से 15% बढ़ा देगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीड रेट की। तो जायद के सीजन में अमूमन हम सीड रेट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। उसका कारण है क्योंकि तेज धूप के कारण, गर्मी के कारण और खेत में आपके नमी कम होने के कारण कुछ पौधे मर सकते हैं। तो हम सीड रेट लगभग 10 से 12 किलो पर एकड़ जो है हम रखते हैं। फिर हम बात करेंगे कि उसकी जो पौधे हैं वो हमें ब्रॉडकास्ट विधि से करने चाहिए या लाइन टू लाइन सोइंग करनी चाहिए। तो हमें छिड़कवा विधि, जिसे हम ब्रॉडकास्ट मेथड कहते हैं, तो उससे आप बिल्कुल ना करें बुआई। हमें सोइंग हमेशा लाइन में करनी चाहिए। ब्रॉडकास्ट मेथड में निराई गुड़ाई और जो कटाई के जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं उनमें दिक्कत आती है और आपकी पैदावार भी कम होती है। और लाइन में सोइंग करने से सारे आपके फील्ड के जो ऑपरेशंस हैं वो बहुत आसानी से हो जाएंगे। एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी लगभग 1 फीट तक हमें रखनी चाहिए, 25 से 30 सेंटीमीटर कह सकते हैं। और पौधे से पौधे की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि आप बीज को कितना गहरा हम बो सकते हैं। तो जो सोइंग डेप्थ है वो 3 से 4 सेंटीमीटर तक ही होनी चाहिए। इससे ज़्यादा गहरा आपको बीज नहीं बोना है क्योंकि उससे फिर उसका जर्मिनेशन इफेक्ट होता है। अब हम चर्चा करेंगे खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो उससे पहले हमें जो मिट्टी है आपकी, उसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि आपकी मिट्टी किस प्रकार की है, उसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी कमी है, कौन से वो पोषक तत्व हैं जिनकी अधिकता है। तो उसके लिए किसान भाइयों को सबसे पहले मिट्टी की जांच करवाना बेहद आवश्यक है। उसके बाद ही आप खाद और उर्वरक प्रबंधन करें। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं तो दलहनी फसलों के लिए आमतौर पर नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है, बट फिर भी हम सोइंग के टाइम पे, बिजाई के समय में हम 10 से 12 किलो पर एकड़ के हिसाब से नाइट्रोजन डालें। और डीएपी हो तो 25 से 30 किलो, बट उससे भी एक अच्छा विकल्प है हमारे पास, डीएपी से भी अच्छा विकल्प सिंगल सुपर फॉस्फेट के रूप में। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट 100 से 120 किलो पर एकड़ के हिसाब से हम डालें। तो अभी मैंने बोला कि डीएपी से ये बेहतर विकल्प क्यों माना जाता है, क्योंकि सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है फॉस्फोरस तो आपको देगा ही देगा, उसके अतिरिक्त जो है ये सल्फर भी आपकी मिट्टी को प्रदान करता है। सल्फर का क्या काम है? सल्फर जो है दलहनी फसलों में अमृत के समान माना जाता है। सल्फर से आपका एक तो प्रोटीन कंटेंट बढ़ेगा दानों का, दूसरा जो एक तो प्रोटीन कंटेंट बढ़ा, एक जो आपके दाने हैं उनका वजन बढ़ेगा, मतलब सीड वेट बढ़ेगा। तीसरा जो है वो बीज को पकने में सहायता प्रदान करता है। तो ये 3 काम करता है सल्फर। क्या क्या काम करता है आपका? एक तो सीड का वेट बढ़ाएगा, ठीक है, एक सीड को मैच्योर होने में मदद करता है और उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट बढ़ाता है। तो बट अगर सिंगल सुपर फॉस्फेट अगर आप यूज करो तो सबसे बेस्ट है।
फिर भी कोई किसान भाई यूं कहें भी हमें तो डीएपी ही यूज करना है, तो डीएपी अगर आप यूज करो तो 25 से 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से, पर उसके साथ साथ पेंटोनाइट सल्फर 5 से 10 किलो का जो है आप यूज जरूर करें। इसके अतिरिक्त पोटास जो है वो 15 से 20 किलो पर एकड़। पोटास क्या काम करता है, वो फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, डिफरेंट बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस, जितने भी आपके जो स्ट्रेस आते हैं, भाई आपका बायोटिक स्ट्रेस में येलो मोज़ेक वायरस हो गया, ठीक है, कोई भी एफिड जैसिड का अटैक हो गया, तो अगर पोटास की मात्रा अगर अच्छी होगी आपकी फसल में तो रोग प्रतिरोधक क्षमता उस फसल की अच्छी पाई जाएगी और आपकी पैदावार काफी अच्छी होगी। तो खाद और उर्वरक का प्रबंधन जो है नियमित मात्रा में अच्छे से अगर टाइमली किया जाए तो आपका उत्पादन काफी अच्छा होगा। अभी हम चर्चा करेंगे खरपतवार मैनेजमेंट की, यानी कि वीड्स मैनेजमेंट की। तो वीड मैनेजमेंट अगर टाइम से ना हो तो ये खाद और पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हड़प लेते हैं। इससे बचाव के लिए सोइंग के यानी कि बिजाई के तुरंत बाद 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर हमें स्प्रे करना है पेंडिमेथलिन 30% EC। 1 लीटर दवाई को 150 से 200 लीटर पानी में मिला के आप उसे स्प्रे करें। और स्प्रे करते समय ये ध्यान रखना है कि खेत में नमी हो और आप दवाई का जब छिड़काव कर रहे हैं तो पीछे की ओर चलते हुए छिड़काव करें, ताकि जो आपकी दवाई है दवाई की परत ना टूटे, पीछे की ओर चलें। और अगर किसी कारणवश आप बुआई के तुरंत बाद आप वीडीसाइड का स्प्रे ना कर पाए और आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो और जो वीड है, जो खरपतवार है, वो 2 से 4 पत्ती के हों, तो आप स्प्रे कर सकते हैं इमेजाथेपर 10% SL। इससे भी आपको काफी हद तक जो है वीड्स मैनेजमेंट में सहायता मिलेगी। और इससे सबसे बढ़िया जो आप हाथ से निराई गुड़ाई करते हैं वो सबसे इफेक्टिव आपका तरीका है, जिसे हम मतलब देसी भाषा में कह सकते हैं कि भी कसोला चलाना। तो हाथ से जो निराई गुड़ाई करते हैं उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मिट्टी आपकी पलट जाती है और मिट्टी में हवा का संचार उचित मात्रा में होता है। अब हम बात करेंगे सिंचाई प्रबंधन की। तो पहली सिंचाई आपको बिजाई के 20 से 25 दिन के बाद देनी ही देनी है। और उसके बाद वैरायटी कौन सी है, आपके वातावरण का तापमान कैसा है, तो उस हिसाब से हर 10 से 12 दिन के अंतराल में आपको सिंचाई देनी चाहिए। 2 मुख्य अवस्थाएं हैं मूंग की, जहाँ पे मतलब हर किसान को सिंचाई जो है देनी ही देनी चाहिए। 2 मुख्य अवस्थाएं कौन सी हैं? पहली तो है जी फ्लावरिंग, मतलब फूल आ रहा होता है तब, और दूसरी है जब फली बन रही होती है, पोड फॉर्मेशन। तो ये 2 मुख्य अवस्थाएं क्यों हैं? अगर फूल बन रहा है आपका, उस टाइम पे मॉइस्चर कम हो गया, मतलब पानी नहीं है, मिट्टी के अंदर नमी नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होगा, फूल बन तो जाएगा पर झड़ जाएगा। और ठीक वैसे ही अगर पानी बहुत ज्यादा दे दिया तो भी आपका फूल झड़ जाएगा। तो ना तो बहुत कम होना चाहिए पानी, ना ही बहुत ज्यादा होना चाहिए। एक हल्की सिंचाई जो है वो पर्याप्त है, कब फूल बन रहे होते हैं तब। दूसरी जो मुख्य अवस्था है वो है आपकी जब आपकी फली बन रही होती है, यानी कि पोड फॉर्मेशन, फ्रूटिंग के टाइम पे। तो फ्रूटिंग के टाइम पे अगर आपका सिंचाई ना दी जाए, मतलब खेत में अगर नमी की कमी हो, पानी ना हो, तो क्या होता है, अगर आपका पोड बन रहा है, पोड के टाइम पे खेत में पानी नहीं है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक तो आपका जो पोड है, पोड का साइज ही छोटा रह जाएगा। दूसरा, उसके अंदर जो दाने बन रहे हैं, दानों का आकार, दानों का नंबर, ठीक है, और जो दाने हैं वो मोटे ना होके पिचक जाएंगे, तो दानों का नंबर भी घट गया, उनका साइज भी घट गया और उनका आकार भी घटे। तो ये 2 मुख्य अवस्थाएं जो हैं, इन पे तो पानी देना ही देना है। बाकी और जो हैं 4 से 6 सिंचाइयां वैसे रिकमेंड करी जाती हैं, हल्की सिंचाई, उन पे दिया जाए तो बहुत बढ़िया है। पर इन 2 जो मुख्य अवस्थाएं हैं, फ्लावरिंग पे और जब आपकी फली बन रही होती है यानी कि पोड फॉर्मेशन पे, इन 2 अवस्थाओं पे तो हर किसान भाई को पानी देना ही देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट की। तो जैसे ही टेम्परेचर आपका बढ़ता है, जैसिड हो गए, एफिड हो गए,
ठीक है, थ्रिप्स हो गए, व्हाइट फ्लाई हो गई, इनकी पॉपुलेशन एकदम से बढ़ जाएगी, क्योंकि हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर में इन सभी कीट पतंगों की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। व्हाइट फ्लाई खुद तो नुकसान करता ही करता है, ये एक वेक्टर का काम भी करता है एक बीमारी के लिए, जो सबसे प्रमुख बीमारी है आपकी मूंग की फसल में, जिसे हम बोलते हैं येलो मोजैक वायरस। तो येलो मोजैक वायरस की जो पहचान क्या होगी कि पौधे की जो पत्तियां हैं वो आपकी पीली मिलेंगी, ठीक है, और पौधे का विकास एकदम से रुक जाएगा। तो जहां कहीं भी आपको ये पौधा दिखे तो उसको उसी टाइम उखाड़ देना है और मिट्टी के अंदर दबा देना है, ठीक है। तो ये हो गया येलो मोजैक वायरस को कंट्रोल करना। दूसरा, व्हाइट फ्लाई के कंट्रोल के लिए आपने देखा होगा, कुछ खेतों में लगे भी होंगे, किसी को, किसान भाई को जानकारी भी होगी, येलो स्टिकी ट्रैप्स बोलते हैं, पीले रंग के ट्रैप्स लगे होते हैं खेतों में। तो उसमें क्या होता है, जो व्हाइट फ्लाई होती है वो चिपक जाती है, व्हाइट फ्लाई जो है उस पे चिपक जाएगी, ठीक है, और वो उतर नहीं सकती। तो उससे आपका व्हाइट फ्लाई कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा, आप दवाई का भी छिड़काव कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेस्टिसाइड्स हैं मार्केट में, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जो येलो स्टिकी ट्रैप है वो आपका नॉन पेस्टिसाइड जो है नियंत्रण है, जिसको जो कि काफी इफेक्टिव भी है। दूसरा हम बात करते हैं थ्रिप्स की। तो थ्रिप्स जो है, क्योंकि फूलों का रस चूसता है, फूलों का नुकसान करता है, ठीक है, पत्तियों को मोड़ देता है, तो उसके लिए आप स्पाइनोसेड वगैरह जो पेस्टिसाइड हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो। और तीसरा, जो कुछ पोड बोरर आते हैं, ठीक है, क्योंकि पोड बन रहा है तो पोड के अंदर पोड बोरर का जो आक्रमण है वो बहुत ज्यादा होता है। तो पोड बोरर के लिए कोई भी बेंजोएट साल्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे मुख्य जो बात है वो आप यूज करें रेसिस्टेंट वेराइटीज, रेसिस्टेंट वेराइटीज जो कि इन सभी के प्रति जो है रेसिस्टेंट हो, प्रतिरोधक क्षमता हो। तो उनमें वैरायटीज आप चयन कर सकते हैं, जैसे कि M1142 हो गया या फिर M421 हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कटाई की, यानी कि हार्वेस्टिंग की। तो हार्वेस्टिंग में हमें डिले नहीं करना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। जब आपकी फलियां 80 से 90% फलियां जो हैं वो पक कर काली या भूरे रंग की हो जाएं, तो तब आपको कटाई करनी चाहिए, ठीक है। कटाई के टाइम पे हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो सुबह या तो बिल्कुल सुबह या फिर शाम के टाइम पे हमें कटाई करनी चाहिए। अगर आप भरी दोपहरी में करोगे तो जो फलियां हैं वो चटक सकती हैं, ठीक है। और एक और बात जो सबसे मुख्य है, आपने कटाई कर दी, ठीक है, तो खेत के अंदर खलिहान में उसको कटाई के बाद खुला सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए। उसके बाद ही आपको थ्रेसिंग करनी चाहिए। थ्रेसिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि फली के अंदर ज्यादा मॉइस्चर तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब आप मूंग को स्टोर करते हो तो मूंग के अंदर जो मॉइस्चर है वो 10 से 12% से कम ही कम होना चाहिए मूंग के बीजों में, ठीक है। अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, आपकी जो बीज है वो काले पड़ सकते हैं। अगली बार जब आप सोइंग करोगे तो जर्मिनेशन जो है वो अफेक्ट होगा, ठीक है, और उसके अंदर विभिन्न जो है बीमारियां लग सकती हैं। तो एक प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए जो कि 10 से 12% से कम ही कम होना चाहिए, ठीक है। और हम बात करें उत्पादन की, तो मोटा मोटी तौर पे 1 एकड़ में 5 से 7 क्विंटल आप उत्पादन ले सकते हैं। हमें मार्केट वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 6,000 से 8,000 रुपए पर क्विंटल जो है भाव मिल रहा है। तो उस हिसाब से एक किसान का, रफ की बात करूं मैं तो 40,000 के आसपास जो है 1 एकड़ में मुनाफा जो है कमा सकता है किसान, ठीक है। उस मुनाफे के अतिरिक्त और मूंग की खेती क्या देती है मिट्टी को, तो आप सभी को पता है कि 40,000 तो मोटा मोटी आपका मुनाफा हो गया। उसके अलावा वो खेत को क्या देगी, भर के नाइट्रोजन और भर के ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट, ठीक है। आपके खेत को वो दोबारा जीवित कर सकती है, ठीक है। आपको, किसान को मुनाफा दे दिया और आपके खेत को नया जीवन दान दिया। कैसे दिया, भर के नाइट्रोजन दिया और भर के ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट दिया। उससे क्या होगा, जो अगली फसल आप ले रहे हो, जो आप खरीफ क्रॉप में जो फसल ले रहे हो, यानी कि पैडी ले रहे हो, धान ले रहे हो, तो उसमें भी 15 से 20% जो है उत्पादन बढ़ा देगी, जो कि एक अलग से बोनस है।
तो इसीलिए जो जायद क्रॉप की जो 60 से 65 दिन के अंदर अंदर 40,000 के आसपास आपका मुनाफा हुआ, आपकी मिट्टी को नया जीवन दान दिया और अगली आने वाली खरीफ क्रॉप में आपका उत्पादन कितना बढ़ा दिया, लगभग 15 से 20%, जो कि अलग से एक बोनस है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जायद सीजन में, गर्मी के सीजन में हमें दलहनी फसलें क्यों लेनी चाहिए।